नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी द्वितीय वर्ष को लेकर। बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। और हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के अंतर्गत हमारी जो इकाई प्रथम है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर हम भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हम भाषा शिक्षण के ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों का भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में उनका महत्व क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, और बालक को उसकी आवश्यकता क्या है, बालक की जो आवश्यकता क्या है, बालक की आवश्यकता की पहचान करके हम उद्देश्यों को यहाँ पर बिल्कुल उसको क्रम वाइज हम उससे पढ़ने का जो प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, हम बढ़ते अपने प्रकरण की ओर। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। वैसे साथियों, मातृभाषा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, उनमें मुख्य उद्देश्यों में हम 5 उद्देश्यों को हमें यहाँ पर काम में लेते हैं। जैसे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक जो उद्देश्य है, या फिर रसात्मक या समीक्षात्मक उद्देश्य हैं, और सृजनात्मक उद्देश्य हैं। इसके बाद है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य को भी हम यहाँ पर का मतलब बिल्कुल उसको अध्ययन करते हैं। तो साथियों, हम यहाँ पर जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है हमारे सामने सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य को लेकर। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है? तो ये हमारे किसी भी शिक्षण का पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है, ज्ञानात्मक, जिसमें ज्ञान की एक ज्ञान का क्षेत्र विकसित होता है। ज्ञान की जो पराकाष्ठा होती है वो इस कौशल में बालकों का ज्ञान को हम कहीं ना कहीं विकसित करने के लिए, उसे संवर्धित करने के लिए और उसे हमेशा नई अवधारणाओं से रूबरू कराने के लिए इस कौशल का उपयोग शिक्षण में किया जाता है। और प्रथम दृष्टया इस कौशल को हम ज्ञानात्मक कौशल कहते हैं। तो ज्ञानात्मक कौशल में हम किन किन बिंदुओं को विशेष रूप में उल्लेखित करते हैं, या किन बिंदुओं को लेकर हम अपने इस शिक्षण की उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, तो उन उद्देश्यों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे साथियों। तो वो जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो लगभग जो 4-5 बिंदु हैं जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। तो उन बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे और हम समझने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है ज्ञानात्मक उद्देश्य में वो है भाषिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। भाषिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना मतलब भाषा के ऐसे तत्वों का, भाषा के जो तत्व होते हैं, उन भाषा के जो कौन कौन से तत्व हैं जिनका ज्ञान हमें प्राप्त करना है। भाषा के जो मूलभूत तत्व हैं उनको ज्ञान को प्राप्त करना, उसके कौशल के बारे में प्राप्त करना, उसके आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं, या ऐसे उन सभी तत्वों के बारे में यहाँ पर भाषाई कौशल के बारे में ज्ञान हमें प्राप्त करना है। तो ये कहलाएगा भाषिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना यहाँ पर है। अगला जो बिंदु यहाँ पर है साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना। साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना। साहित्य की साथियों बहुत सारी विधाएं होती हैं। जैसे कि साहित्य जैसे 2 तरह का होता है, गद्य और पद्य। और एक गद्य पद्य मिश्रित काव्य होता है जिसको चंपू काव्य भी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गद्य पद्य का ही एक रूप है। तो मुख्य रूप से हम साहित्य को 2 श्रेणी में बांटते हैं, गद्य साहित्य या पद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य में जैसे मान लीजिए गद्य साहित्य में हम जैसे निबंध है, उपन्यास है, कहानी लेखन है, जो मतलब जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, समीक्षात्मक लेख हैं, आलोचना ग्रंथ हैं, समीक्षा ग्रंथ हैं, या इतिहास लेखन ग्रंथ हैं, या फिर ऐसा कोई बड़ा एकांकी है, उपन्यास है, नाटक हैं, या फिर संस्मरण है, यात्रा वर्थ है, रेखा चित्र हैं, रिपोर्टाज हैं। ये सारी जो विधाएं हैं वो साहित्य की गद्य की विधाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक उसी प्रकार से
साहित्य की पद की विधाओं की बात करें हम लोग, तो साहित्य की पद की विधाओं में हम यहाँ पर गीत, बाल गीत, कविता, कहानी, कहानी के अलावा जो मतलब पद्य नाटक हैं या कोई पद्य नाटक हैं या कोई गीति नाट्य हैं, तो ये सब पद की विधाओं के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। या कोई छंद लिखा हुआ है, कोई छोटी कविता लिखी गई है, तो ये सभी जो जिनको पदबद्ध या छंदबद्ध किया है, जिनको वो सभी रचनाएं मतलब पद की श्रेणी में आएगी। तो यहाँ पर ये बात है कि साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान भी यहाँ पर हमें बालकों को कराना होगा। अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। साथियों, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि हम जिन विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो जिस पुस्तक को पढ़ाने जा रहे हैं या जिस भाषा को हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी जो विषय वस्तु है, उसका जो विषय वस्तु किस विषय में क्या पढ़ना है, उसे विषय सामग्री कौन कौन सी पढ़ने वाला है, कौन कौन सी उस विषय वस्तु में कौन कौन सी इकाइयों को पढ़ने वाला है, तो उस विषय वस्तु का ज्ञान बालकों को भली भांति कराना उचित रहेगा। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए उस विषय वस्तु को बिल्कुल एक केंद्र बिंदु मानकर उसका अध्ययन कराया जाए। क्योंकि विषय वस्तु से भटकाव छात्र को एक अज्ञानता की स्थिति में कहीं ना कहीं लाकर खड़ा करेगा, और वो उसी प्रकार भटकता रहेगा और सही मतलब दिशा निर्देश को वो कभी भी अनुसरण नहीं कर पाएगा। इसलिए विषय वस्तु का जो एक बिल्कुल सटीक और सतही ज्ञान होना चाहिए बालकों को यहाँ पर इस इस ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हमको विषय वस्तु का ज्ञान करवाना है, वो भी प्रामाणिकता के साथ में। अगला जो बिंदु है हमारे समक्ष, वो है रचना कार्य में विभिन्न रूपों का ज्ञान कराना। रचना कार्य में विभिन्न रूपों का ज्ञान भी कराना हमें यहाँ पर चाहिए। वो कैसे कि बालकों को समय समय पर बालकों में कुछ भी रचना, जैसे कुछ भी जैसे उनकी रचना कराने के लिए सोचना चाहिए। यदि बालक भाषा सीख रहा है तो उसे छोटी छोटी पदों का या गीतों का रचनाओं का अभ्यास कराया जाए, शब्दों को एक तुकबंदी मिलाने का अभ्यास कराया जाए, मतलब उससे कुछ भी एक रचना कराई जाए। तो भाषा के माध्यम से कोई गीत बन सकता है, कुछ कविता बन सकती है, कुछ पद बन सकता है, कुछ एक पदबद्ध छंद बन सकता है। तो कहीं ना कहीं बालकों को एक रचना कार्य की ओर भी प्रवृत्त करना चाहिए। जब बालक रचना कार्य की ओर प्रवृत्त होगा तो भाषा में रुचि लेने लगेगा, तो उस बालकों में कहीं ना कहीं व्याकरण से संबंधित कोई पद हैं, वाक्य हैं, शब्द हैं, रचना है, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पर प्रयास करने चाहिए। अगला बिंदु जो हमारे समक्ष है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा का ज्ञान प्राप्त कराना। साथियों, हर हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक का एक नैतिक दायित्व तो बनता ही है, साथ में उसका कर्तव्य भी है कि जब भी वो हिंदी का ज्ञान साथियों करा रहा है, साहित्य का करा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी हुई तथ्यों को भी बालकों को बताए। क्योंकि ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं उसमें बालकों को ज़्यादा नहीं यूँ ज़्यादा गहराई में नहीं तो कम से कम उसे कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के तथ्यों या बिंदुओं के बारे में सामान्य रूप से अध्ययन करवाना चाहिए। तो इतिहास लेखन की परंपरा हमारी कैसी रही, किसने शुरुआत करी, और इतिहास लेखन में किन किन प्रकार से परिणाम आए, या उसकी कुछ पीठिकाओं के बारे में हमें वहाँ पर बात करनी चाहिए कि इतिहास के कौन से 4 काल रहे हैं और सबसे ज़्यादा सर्वमान्य काल कौन से रहे हैं, या सर्वमान्य बिंदु कौन से रहे हैं, या किसके काल विभाजन को हम ज़्यादा प्रमाणिक मानते हैं, या किसके काल विभाजन के द्वारा हिंदी साहित्य निदेशालय एवं नागरिक प्रचारणी सभा ने किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो इन बातों का ज्ञान बालकों को भली भांति कराना चाहिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने
ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, उसकी ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में हमने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया है। तो साथियों, तो आज के लिए इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। इसके जो अगले कौशल के बारे में हम अगले वीडियो व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।